जो भी लोग जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जो अटेंडीज हमारे जुड़े हैं आज के इस वेबिनार में, माहवारी की जानकारी बदलेगी दुनिया सारी, और मासिक धर्म से संबंधित भ्रांतियों और सच, उसके बारे में, और कैसे इसको मैनेज किया जाए, और इसके अराउंड जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में आज का ये वेबिनार है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रुद्रा सिंह मैम का, जिन्होंने कि आप लोगों के साथ हमें कनेक्ट कराया। मैं नीलम सिंह हूँ, वात्सल्य से बोल रही हूँ। और आज इस 1-1.5 घंटे का जो भी समय हमें लगता है इस वेबिनार में, हम लोग बहुत सारी बात करते हैं इस मुद्दे के आसपास, और हम ये समझते हैं कि इसकी बात से दुनिया में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि लड़कियों को मासिक धर्म होता है, ये सब जानते हैं, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी ना किसी स्टेज पे सबको ये पता होता है कि लड़कियों को मासिक धर्म होता है। और शायद इसी के होने के कारण ही ऐसा होता है कि लड़कियां मां बन पाती हैं, और इसी से सारी दुनिया आगे बढ़ती है। तो ये किसी न किसी समय पे हम जितने भी लोग हैं, वो इस परत के अंदर, जिससे कि माहवारी, जिसके टूटने से माहवारी होती है, उस परत के अंदर हम सभी लिपटे थे। हमारा पोषण उसी परत से हुआ, और आज इस दुनिया में हम उपस्थित हैं। इस विषय पे जानकारी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जन्म इसी परत में लिपट के हुआ है, इसलिए जानकारी जरूरी है। ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये शायद सभी का मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो करीब करीब पूरे लाइफ में कोई भी औरत या लड़की, करीब 2100 दिन उसको पीरियड होता है। यानी कि करीब करीब 6 से 7 साल उसके जीवन का जो समय है वो माहवारी काल में बीतता है। और दुनिया की जितनी औरतें मेंस्ट्रुएट करती हैं, उसकी 1/4 औरतें हिंदुस्तान में रहती हैं। करीब करीब 2 मिलियन औरतें हैं हिंदुस्तान में जो मेंस्ट्रुएट करती हैं, मासिक धर्म से होती हैं। इसलिए इसकी बात करना कितना आवश्यक है, ये मैंने इस सब बात से बताया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि लड़कियों को माहवारी होती है और उनको उसको प्रबंध करने के लिए जानकारी होनी चाहिए। उनके स्वस्थ माहवारी होना एक स्वस्थ शरीर की पहचान है। जिनको माहवारी नहीं होती है, कम होती है या ज्यादा होती है, वो स्वस्थता नहीं है। तो स्वस्थ शरीर की पहचान है, जब लड़की बड़ी होती है तो उसको माहवारी आना शुरू होता है। तो ये सिर्फ स्वस्थ शरीर की बात नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं देखें तो ये उसके प्रजनन अधिकार है। ये उसका अधिकार है कि इसके बारे में ठीक व्यवस्थाएं बने, ताकि वो ठीक से अपने स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कर सके। बहुत बार लड़कियां इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि उनको माहवारी आनी शुरू हो जाती है, और घर में किसी तरह का कोई स्कूल में इंतजाम नहीं होता। लड़कियों की कई बार जल्दी शादी इसलिए कर ली जाती है क्योंकि उनके पास सही इंतजाम नहीं होता। घर में उनको बाहर खेत में जाना पड़ता है, और उसकी वजह से डर होता है उनकी सुरक्षा का, और इसलिए माँ बाप उनकी शादियां जल्दी कर देते हैं। बहुत सारी लड़कियां इसलिए अपने काम पे नहीं जा पाती क्योंकि उनके काम के स्थानों में माहवारी प्रबंधन का इंतजाम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये लड़कियों के राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जो एक स्वतंत्रता और उसकी डिग्निटी डिग्निटी और प्राइवेसी, हमें एक अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपने लिए प्राइवेसी का इंतजाम कर सकें। हमें अधिकार मिलना चाहिए जब हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, हमारा आत्मसम्मान हो, और हमें कहीं भी शर्म या झिझक महसूस ना हो। तो ये भी कहीं ना कहीं संविधान हमको अधिकार देता है टू ए डिग्निफाइड लाइफ, टू ए लाइफ वेयर वी आर फ्री टू हैव एम्प्लॉयमेंट, उसमें बाधा ना आए और हम पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो इस सब के साथ मैं अपनी बात को रखते हुए मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ नीलिमा जी को। नीलिमा गुप्ता हमारे साथ हैं, जो लगभग 10 वर्षों से माहवारी स्वच्छता और इससे संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रही हैं। और बहुत सारे कम्युनिटी प्रोग्राम्स, मेरे ख्याल से करीब करीब आधे उत्तर प्रदेश में जिलों में जा जाके उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम युवाओं के साथ और युवतियों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ किए हैं। तो उनका बहुत लंबा अनुभव है इस पूरी बातचीत को आपके समक्ष रखने का। तो मैं नीलिमा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात को आगे रखें, और बात को इस तरह रखें कि माहवारी जिसमें वो बता
कि महावारी क्यों होती है, प्रजनन अंग क्या होते हैं, महावारी तक महावारी होती है, एक स्वस्थ महावारी कौन सी है, कब डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए, महावारी के दौरान स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, और महावारी के दौरान साफ सफाई स्वच्छता को रखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि स्वच्छता से महावारी का प्रबंधन बच्चियां, युवतियां और महिलाएं अपने स्तर पर कर सकें। तो इस सब के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ नीलिमा गुप्ता को कि वो अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी बातचीत सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं नीलिमा वात्सल्य से हूँ और जैसा कि मैम ने बताया तो हम आज जिस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा हम लोगों से बिल्कुल भी अछूता नहीं है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक शर्म और झिझक की वजह से हम लोग आपस में खुल के भी इसमें बात करना जरूरी नहीं समझते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार भी है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे साथ में कम्युनिटी से बहुत सारी किशोरियां भी हैं और मैं जैसे देख पा रही हूँ बहुत सारे हमारे उसमें बॉयज भी जुड़े हुए हैं, तो इस मुद्दे के साथ में शुरू करेंगे कि माहवारी नहीं है शर्म की बात, ये तो है ईश्वर की सौगात, भगवान के द्वारा दिया हुआ हम महिलाओं को ये वरदान है। अगर हम बात करें कि जब एक लड़की का पीरियड जब नहीं शुरू होता है तो आगे चल के वो माँ नहीं बन पाती है, और ये क्या बिल्कुल ये प्राकृतिक ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे ही लड़कियां हमारी जो किशोरियां हैं किशोरावस्था में आती हैं, तो जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं, उसी के साथ में ये भी एक शारीरिक बदलाव ही है। तो हमें इसमें बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए और पहले से ही अपनी बेटियों को इस मुद्दे के बारे में अवेयर करना चाहिए, जानकारी उनको देना चाहिए। अगर मैं पीरियड की बात करूं कि पीरियड को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि एमसी बोलते हैं, कोई पीरियड बोलता है, कोई माहवारी बोलता है, कोई बोलते हैं बाल धोने से हो गए, कोई कहते हैं कि कपड़े से हो गए, है ना, और पुल टूट गया, नदी बह गई, इस तरीके के बहुत सारे हम महिलाओं ने इसके क्या है कोड वर्ड दे रखे हैं। तो कोड वर्ड इसलिए दे रखे हैं कि हमने आपस में सहेलियों ने बात की और हमारे जो साथ में लोग हैं उनको पता नहीं चला। तो ऐसा नहीं है, इस मुद्दे के बारे में पता सबको होता है, लेकिन हम खाली आपस में बात नहीं करते हैं। अगर हम देखें कि 10 से 13 वर्ष के बीच में हर एक लड़की का पीरियड शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अगर 16 वर्ष तक भी पीरियड नहीं शुरू होता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। और 42 से लेके 50 वर्ष के बीच में हमारा जो ये पीरियड होता है ये बंद भी हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे पास में एक पीपीटी है, पीपीटी के माध्यम से हम लोग बताएंगे। शरद, मैं चाहूंगी कि आप उस स्क्रीन को शेयर करें। शेयर है, आपको दिख रही है आपके आगे स्क्रीन पे? हाँ जी। तो माहवारी स्वच्छता प्रबंधन क्या है और कैसे पीरियड हर महीने हमारे शरीर से मतलब होता है, और कौन से अंग में जो ये ब्लड है कौन से अंग में बनता है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। स्लाइड और आगे करिए सर। हाँ, क्या है और क्यों है? माहवारी एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे दूषित, गंदा व अपवित्र माना जाता है। क्यों? अक्सर हमारे घरों में भी हम लोग देखते हैं कि अरे ये तो गंदा है ना, ये तो बहुत सारी जगह आज भी ये होता है कि जो अगर रूरल एरिया की बात कर लें या शेड्यूल ट्राइब उसकी बात कर लें कि बिल्कुल राजस्थान साइड में भी बहुत सारे गांव में आज भी इसको क्या है एक बिल्कुल गंदे और दूषित चीज मानी जाती है, और 4-5 दिन तक उन लड़कियों को बिल्कुल अलग थलग बिल्कुल रखा जाता है। तो जब हम किसी को भी अगर इस दौरान अलग थलग रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं महिला के मान सम्मान को भी हम क्या होता है उसके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती है, और ये किशोरी और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार है। नेक्स्ट। अगर हम माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की बात करें तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि अभी मैम ने भी इसके बारे में बताया। तो महिलाओं और किशोरियों के द्वारा माहवारी के रक्त को सोखने व संभालने के लिए साफ सुथरे मटेरियल जिसे वो एकांत में आवश्यकता अनुसार माहवारी के दौरान बदल सके और अपने शरीर को साबुन व पानी से धो सके, साथ ही प्रयोग किए हुए संसाधन के सुरक्षित निस्तारण तक पहुंच हो सके। मतलब ये कि साफ सुथरे मटेरियल यानी कि जो भी आप पैड यूज करते हैं या साफ सुथरी कपड़ा यूज करते हैं,
तो उसको बदलने के लिए एकांत स्थान हो। एकांत स्थान क्या होगा? आपका टॉयलेट। टॉयलेट एक ऐसी जगह है, ज्यादातर लोगों के घरों में, अगर हम रूरल क्षेत्र की बात करें तो अभी भी लोगों के यहाँ शौचालय नहीं बने होते, तो टॉयलेट बनाना मतलब बनाना भी बहुत जरूरी है। और बदलने के साथ में, क्योंकि हम पीरियड के दौरान होते हैं, तो हमें अपने जो हमारे प्रजनन अंग है, जितनी बार भी हम कपड़ा या पैड बदलते हैं, अपने अंगों को हमें पानी से धोना भी जरूरी है। इसीलिए एकांत स्थान भी चाहिए और पानी की भी जरूरत पड़ती है। और ये कहीं ना कहीं और उसके सुरक्षित निस्तारण की अगर हम बात करते हैं, तो सुरक्षित निस्तारण तक हमारी पहुंच हो। सुरक्षित निस्तारण के बारे में हम लोग अभी आगे भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी निर्भर है कि हम, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो पत्नी हो, हम जिसके ऊपर निर्भर हैं उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि ये सुविधाएं हमें अवेलेबल करवाए, हमें उपलब्ध करवाए। आगे नेक्स्ट। देखिए, माहवारी प्रक्रिया ये पूरा एक प्रोसेस है। किस तरीके से हर महीने ब्लड हमारे शरीर में बनता है और कौन से अंग में बनता है। तो हम सभी के पास, जब एक लड़की जन्म लेती है तो जन्म से ही उसके अंदर ये सारे अंग होते हैं, लेकिन ये काम करना कब शुरू होते हैं? जब उसका पीरियड होना शुरू होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम सबके पास में नाभि होती है, नाभि के नीचे पेड़ू जिसे हम बोलते हैं, उसी के अंदर क्या होता है, उसी के नीचे हमारी क्या होती है, यूट्रस होता है या गर्भाशय होता है या बच्चेदानी हम बोल सकते हैं। ठीक है। और आप जो येलो कलर से यहाँ पे दो वो देख रहे हैं, दो अंडे जैसे देख रहे हैं, इसके हम आकार की बात करें तो ये इसका जो आकार होता है, ये क्या बोलते हैं, कटहल के बीजे के बराबर होता है या बादाम के सेब का कह सकते हैं। ये जो पूरा अगर हम देख पा रहे हैं, तो ये दो येलो कलर के हैं, इसको हम अंडाशय बोलते हैं या अंडेदानी बोलते हैं। पूरा जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, उसको हम, पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, बच्चेदानी बोलते हैं। और जो पीले वाले के ऊपर जो दो साइड में जैसे हाथ की तरह ग्रिप जैसे बांधे हुए हैं, ये जो दिख रहे हैं दो, इसको हम क्या बोलते हैं, अंड नलिका बोलते हैं या फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये दो होती हैं। अंडेदानी या अंडा क्या बोलते हैं, अंडकोश जो होते हैं, ये भी हमारे पास में दो होते हैं। सबसे नीचे हमारे बच्चेदानी का मुंह होता है और उसके नीचे हमारा योनि द्वार होता है। और अंडकोश में क्या होता है, जो येलो कलर का है, इसमें हजारों की संख्या में क्या होते हैं, अंडे होते हैं, जो एक सुई की नोक के बराबर होते हैं या बालू के कण के बराबर होते हैं। ये इसमें जो अंडकोश में से जो अंडे हैं, वो हर महीने कभी दाएं से निकलेंगे, कभी बाएं से निकलते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये पीरियड का प्रोसेस चलता है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देख पा रहे होंगे, जैसे ये जो येलो रंग के जो दो अंडकोश हैं, हर महीने क्या होता है, बच्चेदानी की दीवार पर खून की परत बनने लगती है। जब हमारा पीरियड आना शुरू होता है, तो उसके पहले क्या होता है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हमारी जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी के अंदर एक खून की लेयर बनना शुरू हो जाती है। और ये खून की जो लेयर है, ये बहुत मोटी और क्या होता है, बहुत थिक और बुदबुदी होने लगती है। ये बुदबुदी क्यों होने लगती है? क्योंकि जब बेबी इसके अंदर आता है, तो क्या होता है, ये इस बच्चे को सुरक्षा देने का काम करती है, एक पोषण देने का काम करती है। और 9 महीने तक जो बेबी होता है, इन्हीं खून की परतों से क्या होता है, अपना पोषण लेता है, अपना जीवन लेता है। ठीक है। और इसका भी एक प्रक्रिया है कि जो ये अंडे हैं, जो जैसे ही अंडा पक के बाहर आता है, जो ये फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे दिख रही है दोनों साइड में, तो जैसे कभी अंडा दाएं से पक के आएगा, कभी बाएं से पक के आता है। तो जैसे ही अंडा पक के बाहर आता है, फिलोपियन ट्यूब क्या करती है, उसको बच्चेदानी के अंदर ले आती है। जो अंडा है, अंडे का जो जीवन चक्र है, वो 24 घंटे का होता है। इसी बीच में अगर एक पुरुष का संबंध एक महिला से होता है, तो पुरुष के पास में क्या होते हैं, बीज होते हैं, महिला के पास में अंडे होते हैं। और अंडे और बीज मिल जाते हैं और क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और 9 महीने तक उस महिला को पीरियड नहीं होता है। लेकिन जब अंडे और बीज मिलते ही नहीं है, तो इन खून की परतों का कोई काम नहीं होता है। और ये खून की परतें क्या होती हैं, 2 से 7 दिन के अंदर टूट टूट के माहवारी के रूप में बाहर निकल जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम पीरियड बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं, और जो हम लोगों ने इतने सारे नाम लिए। नेक्स्ट। और इस दौरान क्या होता है कि हमारे पीरियड के दौरान सबका पीरियड का जो समय होता है बिल्कुल अलग होता है। 2 से 7 दिन का समय होता है
है ना। अब किसी को कोई 3 दिन में होता है, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, मिनिमम आगे से ज्यादा 7 दिन। अगर 7 दिन से ज्यादा किसी को हो रहा है तो उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर किसी लड़की को पीरियड शुरू हुआ है तो हो सकता है उसका पीरियड का दिन 8-10 दिन हो, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में मैं उनसे शरद से चाहूंगी, सर ये छोटी सी एक मूवी है, आप इसको अगर प्ले कर पाए तो। और इस पीरियड के दौरान जो ब्लड होता है 35 से 50 ml ब्लड हर महीने हमारे शरीर से बाहर जाता है। जब तक शरद वीडियो ऑन कर रहे हैं तब तक हम लोग ये देखते हैं। ये 2 ग्लास दिख रहे हैं सबको। हाँ, तो ये कितना ब्लड हर महीने, जो कि हमारे अंदर ज्यादातर क्यूरोसिटी होती है, हमारे शरीर से जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा जाता है। तो ऐसा नहीं है, 35 से 50 ml जो ब्लड है हर महीने हमारे शरीर से जाता है। 35 से 50 कितना होता है हम ये देखेंगे। ये एक चम्मच है शरद। शरद ये स्क्रीन पे शरद दिख सर। रहा है? हाँ मैम, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जी जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो 35। शेयर करने का, 1 मिनट हाँ तक। हाँ, तब तक मैं दिखा रही हूँ, तब तक आप देखिए। ठीक है, तो ये स्पून है, टी स्पून है, और मैं इसमें डालती हूँ 1 2 3। क्या वीडियो आपके सामने दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। जी मैम, जी सर। मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो दिखा लीजिए, फिर मैं बात करूँ। Egg! Egg! Blop 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 blow. Blop 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 blow. Blop 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 blow. थैंक यू शरद। तो जैसे मैं बता रही थी कि इसमें जो अभी हमने छोटी सी मूवी भी देखी, तो किस तरीके से अंडा आता है और वो बीज का इंतजार करता है, और जब बीज उसको नहीं मिलता है तो वो खून की परतों के साथ में टूट टूट के बाहर निकल जाता है 2 से 7 दिन के अंदर। तो उस दौरान कितना ब्लड हमारे शरीर से जाता है, तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास में खाने वाला चम्मच है, टी स्पून है, ये 5 ml का है, और हम 35 से 50 ml की बात कर रहे हैं। तो 35 यानी 7 चम्मच, तो 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम इतना आप सभी लोग देख पा रहे होंगे हैं। और ये पता है एक दिन नहीं जाता है, ये 2 से 7 दिन का अगर हम समय बताते हैं तो ये इतना ही ब्लड हमारे शरीर से बाहर जाता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा रिसर्च बताते हैं। ठीक है, अब ये 35 हो गया, और 50 कितना होगा? 8 9 एंड 10। 7 पहले था और 3 हमने फिर ऐड किया। तो ये देख रहे हैं, इतना ही ब्लड हर महीने हमारे शरीर से बाहर जाता है।
इसके बाद में अगर हम बात करें तो इस दौरान क्या होता है, हमें क्योंकि पीरियड को संभालने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा होता है ना? तो जिसकी जो सुविधा होती है, ऐसा नहीं है कि आप सैनिटरी पैड ही यूज़ करिए, है ना? लेकिन आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैसा हो, साफ हो, सूती हो, धूप में सूखा हुआ हो। और आजकल तो मार्केट में बहुत कॉटन के कपड़े भी आने लगे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कपड़े का प्रयोग, ये जो हम बात कर रहे हैं कि कौन-कौन से साधन हो सकते हैं, जैसे हमने बताया ही था कि इस तरह के होते हैं, कपड़ा होता है और सैनिटरी पैड होता है। अगर हम सैनिटरी पैड की भी बात करें, तो कहीं न कहीं जो सैनिटरी पैड के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उसको बनाने के लिए, है ना? वुड पल्प होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, कॉटन होता है उसके साथ में, और उसके देखते हैं कि पीछे उसकी कोटिंग के लिए प्लास्टिक लगा हुआ होता है। और उसमें क्या होता है कि एक जेली होती है, वुड पल्प में प्लास्टिक आधारित एक जेल होता है, ठीक है? तो जिसकी वजह से वो सैनिटरी नैपकिन लीक नहीं करता है। तो सबके अपने-अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और क्योंकि हमारे पास में कोई इस तरह के ऑप्शन अब आज का भी नहीं है, तो जो सही लगता है वो यूज़ करता है, ठीक है? उसके बाद में हम फिर आगे नेक्स्ट कपड़े का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बात कर ही रहे हैं, उसकी किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो कॉटन का कपड़ा लेते हैं, उसके अंदर रुई लगाते हैं, और रुई लगा के हम उसको फ़ोल्ड कर लेते हैं, जैसे कि हम इसमें चित्र में भी देख पा रहे होंगे, उस तरीके से भी हम यूज़ करते हैं। और जैसे आजकल अगर हम बात करें, तो अभी हमारे खुद के भी एक्सपीरियंस रहे हैं कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो फलालेन के कपड़े होते हैं, उसको हम सैनिटरी पैड के आकार का बना के उसको हम यूज़ हमने किया भी है। और हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारी लड़कियों ने उसको बनाया है, और बना के उसको खुद लॉकडाउन के दौरान उसको सेल भी किया है, और कम से कम 3 से 4 बार उसको रिपीट भी किया है कि धो के, सुखा के उसको दोबारा-दोबारा उन्होंने यूज़ भी किया है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये वही है कि अगर हम कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो खुली हुई धूप में सुखाना उसको बहुत ज़रूरी है। सुखाने से क्या होगा कि जो उसके अंदर कीटाणु हैं, उसके कीटाणु खत्म हो जाते हैं, और साबुन से ही धोना है उसको। नेक्स्ट, ये सैनिटरी नैपकिन है कि किस तरीके से बनता है सोखने के लिए, तो जैसे हम लोग बात इस पे कर ही चुके हैं। सैनिटरी नैपकिन किसके अंदर फिट होता है, सभी को पता है कि हम लोग पैंटी पहनते हैं, पैंटी के अंदर ही हम लोग इसको फिट करते हैं। नेक्स्ट, अब हम निस्तारण की बात करें, तो देखिए हमारे पास में जो जैसे 3 तरह के इसमें ऑप्शन हमको लगते हैं। एक तो होता है कि हम गड्ढा खोद के डाल दें, जो रूरल क्षेत्र में रहती हैं, जिनके पास में स्पेस है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन या कपड़े के पैड को हम जला सकते हैं, और पेपर में लपेट के हम लोग कूड़ेदान में डाल देते हैं, और कूड़ा कहाँ जाता है हमको भी नहीं पता, और कूड़ा इतना इकट्ठा होता है कि अगर हम सोचिए कि इतनी महिलाएं हैं हमारे, जैसे मैम कह रही है पूरी दुनिया में 2 मिलियन मतलब महिलाएं हैं जो महावारी के दौरान मतलब पीरियड से होती है, इतना इतना ज्यादा उनसे कपड़ा या पैड वो निकलता है, तो सोचिए वो कहाँ इकट्ठा होता होगा। अगर हम डस्टबिन में भी लपेट के डाल रहे हैं, तो कूड़े वाला ले जाके कहाँ डालता है हमको नहीं पता, कहाँ डंप करता है। तो हम लोगों ने भी इसमें अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। नेक्स्ट, जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि इसको किस तरीके से हम डाल रहे हैं, डस्टबिन में डाल रहे हैं, गड्ढा खोद के कर रहे हैं और जला रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हम चूँकि कम्युनिटी में भी काम कर रहे हैं, और एक नीचे आप देख पा रहे होंगे एक मटका बना हुआ है, एक लेडीज़ इसमें दिखाई पड़ रही हैं। तो हम ये घरेलू स्तर पर इस तरीके की व्यवस्था को कर सकते हैं। देखिए सबके पास में एक पुराना घड़ा होता है मिट्टी का, या मिट्टी से भी लोग उसको घड़े को बनाते हैं, और उसमें किनारे-किनारे छेद कर देते हैं, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं, और घर के किसी भी कोने में ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना-जाना ना हो। और जब हम पीरियड के दौरान होते हैं, तो उसमें कपड़ा या मतलब जो भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर डालते रहें। लास्ट डे क्या होता है, आखिरी दिन जब हमारे सारे कपड़े और पैड उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, तो नीम की पत्ती हम थोड़ी उसमें डाल के, और उसमें हम क्या करते हैं मतलब उसको जला देते हैं।
तो चूंकि छत के ऊपर रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका धुआं भी वो अगर होता है तो वो भी ऊपर चला जाता है। और चूंकि हमारे पास में इस तरह कोई ऑप्शन भी नहीं है तो आपको जो मतलब अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे शौचालय बने हुए हैं तो हमें पैड फेंकने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और अक्सर देखा है कि रात के शाम के समय का इंतजार करती हैं महिलाएं किशोरियां कि जब शाम हो जाए तब हम कपड़े या पैड को फेंकने के लिए जाएं। और ऐसी अवस्था में अभी एक केस भी आया था कि लड़की एक पैड फेंकने जा रही थी, उसके घर में शौचालय बना हुआ था, लेकिन उसके साथ में छेड़खानी का मामला सामने आया। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि घर में शौचालय हो, पानी हो, और लड़की है तो उसको पीरियड के दौरान पैड या कपड़े की उपलब्धता हो। नेक्स्ट, स्कूलों की बात करें तो बहुत सारे स्कूलों में, हम लखनऊ के स्कूलों की बात करें तो बहुत सारे सरकार ने भी इस पे किया है कि इंसिनरेटर बनाए हुए हैं, जो शौचालय हैं, शौचालय से कनेक्ट किया हुआ है कि लड़कियों को कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। तो ये इंसिनरेटर के कुछ डिजाइन है कि जो लड़कियां जब पीरियड से होती हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब लड़कियां पीरियड से होती हैं तो उस दौरान वो 4-5 दिन पीरियड स्कूल नहीं जाती हैं पीरियड के दौरान। और जब 4-5 दिन अगर पीरियड के दौरान स्कूल नहीं जा रही है तो क्या होता है, उनकी पढ़ाई पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। और पढ़ाई की इफेक्ट, क्योंकि वो सब्जेक्ट दोबारा तो पढ़ाए नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब लड़की 5-6 दिन 7 दिन और नहीं गई, गांव क्षेत्र की लड़कियों की बात करें, तो वो क्या होता है कि उसमें फिर उनका मन आगे पढ़ाई में भी नहीं लगता है, और बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो अगर सारी सुविधाएं, अगर स्कूल में भी उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं तो लड़कियां स्कूल जाती हैं। नेक्स्ट, अगर हम मेल इन्वॉल्वमेंट की बात करें कि पुरुषों की सहभागिता होना क्यों जरूरी है, तो देखिए कहीं ना कहीं हम जिस समुदाय में रह रहे हैं वो पुरुष प्रधान समाज, आज भी पुरुषों की ही सत्ता है, पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे पुरुषों के साथ में बात किया, एडोलसेंट बॉयज है उनके साथ में बात किया, लड़कों के साथ में बातचीत की। तो सबका मतलब सब लोगों से बात करने के बाद में ये निकला कि अगर हम क्या बोलते हैं पीरियड के दौरान उनका सहयोग लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करते हैं, है ना। एक घर का मुखिया होने के नाते अगर उनको पता चल जाता है कि लड़की को, लेकिन उनको इस विषय के बारे में पता होना चाहिए कितना ये क्या बोलते हैं संवेदित मुद्दा है। तो वो अक्सर देखा है कि कोई फादर्स होते हैं तो वो अपनी क्या बोलते हैं वाइफ के लिए सैनिटरी नैपकिन लेके आते हैं। माना लड़की है वो अपने फादर से नहीं बोल पाती है तो लेकिन माँ है, क्या कर सकती है, माँ अपनी बेटी के लिए अपने हस्बैंड से सैनिटरी नैपकिन मंगवा सकती है अगर उस बाहर से सैनिटरी नैपकिन आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट, व्यवहार में किस तरीके से हम व्यवहार परिवर्तन की अगर हम बात करें तो पुरुष जो है कहीं ना कहीं किसी चीज को अगर हम बात करें ना, जैसे बहुत सारी हमारे पे मान्यताएं हैं, है ना, ये नहीं करना चाहिए महामारी के दौरान, मतलब बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। तो उन भ्रांतियों को तोड़ने में पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर पुरुष एक बार कह देता है कि नहीं ये नहीं करना है तो महिलाएं शायद मान भी जाती हैं। तो जो हमारे यहाँ पे माहवारी के दौरान इतनी सारी तरीके की भ्रांतियां हैं जो अभी हम इसमें भी देख पाएंगे कि मंदिर नहीं जाना, खाना नहीं बनाना है, पूजा पाठ नहीं करना है, और अचार नहीं खाना, पापड़ नहीं खाना, इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इन सारी भ्रांतियों को भी दूर करने में पुरुष लोग हमारी जो है मदद कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है। और अगर एक टीचर्स हैं तो टीचर्स के उसमें क्या है कि वो अपने स्कूल में इस तरह की चीजों को जो शौचालय, पानी, सैनिटरी नैपकिन की, इमरजेंसी जो पैड की हम बात करते हैं, बोलते हैं डस्टबिन की बात करते हैं, तो सारी चीजों की उपलब्धता कराकर वो लड़कियों की और जो क्या बोलते हैं महिला टीचर्स हैं उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दीजिए इसको शरद जी, इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, जो हम भ्रांतियों की बात कर रहे थे कि माहवारी गंदी होती है ना, तो और माहवारी के दौरान निकलने वाला खून गंदा होता है। जैसे कि अभी हमने स्लाइड में भी देखा कि जो उसके अंदर जो ब्लड बन रहा है वो उस ब्लड से एक बच्चे को जीवन मिलता है। तो जिस चीज से हमको जीवन मिल रहा है तो वो गंदा और दूषित कैसे हुआ, ये सोचने वाली चीज है।
है ना। इससे कहीं ना कहीं हमें ही सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज ये, चूंकि हमें जानकारी नहीं होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि माहवारी के दौरान निकलने वाला जो है खून है वो गंदा होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें कि जो जो ब्लड हमारी, अगर हमारी एक उंगली कट जाती है और जो ब्लड हमारी इस उंगली से निकलता है वही ब्लड माहवारी के दौरान भी निकलता है। लेकिन गंदा कब होता है? जो हमारे शरीर से बाहर आता है, कपड़े के और हवा के संपर्क में आता है, तो वो गंदा हो जाता है और उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि माहवारी का खून गंदा होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद माहवारी के दौरान नहाना नहीं चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं कि माहवारी के दौरान नहाते नहीं है। तो उस दौरान सोचिए कि हमारे जो पीरियड हो रहा है तो अजीब सा मन हुआ होता है, अजीब सा स्मेल सा आने लगता है। तो हमें अपने जो प्रजनन अंग है उस दौरान तो और ज्यादा साफ सफाई की जरूरत होती है। देखिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आपका मन करता है आप जाइए, क्योंकि इतने सदियों से चली आई भ्रांतियों को हम ही लोग मतलब क्या कह सकते हैं कि जैसे जो दादी नानी है वो एकदम से तोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन सही चीज हमको पता है तो हमारी इच्छा करती है। जैसे मैं हूँ तो मैं तो हमेशा कुछ पीरियड आता है तो मैं हमेशा मंदिर, और वो जब भी इस तरह का पड़ता है मैं हमेशा जाती हूँ, हमेशा पूजा पाठ करती हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भ्रांतियां हम ही लोगों को मिलकर इसको दूर तोड़ना भी है। उसके बाद में फिर है कि माहवारी के दौरान खाना बनाना परोसना नहीं चाहिए, ये बहुत सारे इस तरह की भ्रांतियां हैं। माहवारी के दौरान खेलना नहीं चाहिए। अब बहुत सारी जो खिलाड़ी लड़कियां हैं या जो हम लोग स्कूल कॉलेज टीचर्स हैं, जो वर्किंग वुमेन्स है, सब जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है ना। तो अगर जो खिलाड़ी लड़कियों की अगर हम बात करें कि अगर उस दौरान जब वो क्रिकेट खेल रही हैं, बैडमिंटन खेल रही हैं और उनका इतने बड़े बड़े उस पे लेवल पे है, तो क्या वो उस दौरान मना कर देंगे कि हम नहीं खेलेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी काम, क्योंकि इस जैसे हम सारे काम अपने साधारण दिनों में करते हैं, वैसे ही हम इस दौरान भी अपने काम कर सकते हैं और करते भी हैं। माहवारी के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये भी सब क्या है, ये सारी जो भी है भ्रांतियां हैं। सफेद चीजें नहीं खानी चाहिए। देखिए, पहले क्या था कि हमारे यहाँ पे समाज में जैसे कि क्या हमेशा ही कह रहे हैं कि अब आज भी भेदभाव, बहुत सारी जगहों पे आज भी भेदभाव है, बदलाव हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत भेदभाव है कि लड़कों को ज्यादा माना जाता है, लड़कियों को कम। तो जो ये पुरानी सदियों से चली आ रही मतलब भ्रांतियां हैं कि लड़कों जैसे दूध दूध दही है किसको खिलाया जाता है, लड़कों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए जो पुरानी महिलाएं थी वो यही कहती थी कि भैया दूध दही है, 3 4 5 दिन लड़कियां नहीं खाएंगी तो कम से कम उतना ही बचेगा। आचार भी उसी तरीके का है, क्योंकि ये सारी चीजें भ्रांतियों से जुड़ी हैं। आपका मन कर अचार पापड़ खाने से कुछ भी इस तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप इसको आसानी से मतलब खा सकते हैं, आपका मन है तो आप खाइए, और अगर 2 3 दिन नहीं भी खाएंगे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन किसी को गलत ये मत बताइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि माहवारी के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे जैसे कि चीजें ब्लड जाता है, 35 से 50 ml ब्लड जाता है। तो अगर लगातार इस तरह से हो रहा है, हर जो पीरियड का जो चक्र है वो कितने से कितने दिन का होता है, 21 से 45 दिन तक के बीच में अगर पीरियड आ रहा है तो हमारा साधारण बात मतलब ठीक है। और 21 दिन से अगर पहले आ रहा है, 10 10 दिन पे आ रहा है, 15 15 दिन पे आ रहा है, तो ये सोचने की बात है और हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर बहुत जल्दी जल्दी इस तरह से अगर पीरियड आना शुरू हो गया है तो क्या हो सकता है, हमें एनीमिया हो सकता है। और जब एनीमिया हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। तो लड़कियों को क्या बोलते हैं, खून की कमी को दूर करने के लिए जो एडोलसेंस गर्ल्स है, हमारी सरकार की तरफ से भी हर हफ्ते एक आयरन की टैबलेट उनको दी जाती है। और हर एक आयरन की गोली उनको रात में खाना खाने के बाद में 1 गिलास सादे पानी के साथ में जरूर से खानी चाहिए वीकली। तो जिससे उनको एनीमिया नहीं होगा। और अगर इस तरह की कोई उनको दिक्कत आती है तो वो अपना डॉक्टर से संपर्क कर सकती है। नेक्स्ट, ठीक है। तो थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच नीलिमा। आपने इतने अच्छे विस्तार से बताया कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और माहवारी होती किस तरह से है, उसके बारे में बहुत विस्तार से आपने बताया। मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में कुछ सवाल हैं, जिसमें एक सवाल तो यही था कि अब माहवारी का खून गंदा होता है, तो उसका जवाब मेरे ख्याल से नीलिमा जी ने दे दिया है
ये गंदा नहीं होता। ये शरीर, ये खून वैसे ही है जैसे हमारी उंगली कटती है तो जो खून निकलता है उसी तरह का खून इस समय भी निकलता है। ये जो गंदगी का एहसास होता है वो इसलिए क्योंकि अगर हम साफ सफाई से नहीं रहते हैं तो ब्लड, आप समझते हैं कि ब्लड बहुत अच्छा एक कल्चर मीडियम है और उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपते हैं। तो जब आप सफाई से नहीं रहते हैं तो ब्लड शरीर से जैसे ही बाहर आता है या आपके पेट पे आता है तो उसमें बैक्टीरिया और कीटाणुओं का आक्रमण हो जाता है वातावरण के, और इस वजह से वो सड़न या बदबू आने लग जाती है। तो यदि आप साफ सफाई से रहेंगे तो ये खून कोई अलग ग्रंथि नहीं है, ये हमारे उसे बच्चेदानी से निकल के आ रहा है जहाँ से कि बच्चे का जन्म होता है। तो ये गंदा किसी भी प्रकार अलग खून नहीं है, शरीर में जो खून बह रहा है वही खून है। एक और प्रश्न जो मैं देख पा रही थी वो था कि हमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो देखिए नीलिमा ने अभी बताया कि 30 से लेके 50 ml यानी 7 से लेके 10 चम्मच तक खून। एक और चीज मैं बता दूं, जो चित्र दिखाया गया जिसमें कि वो दिखा रही थी कांच के ग्लास में कि इतना खून जाता, वो देखने में बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन आप अगर सोच के देखें तो जो खाने वाली चम्मच जनरली 5 ml की होती है, तो 7 से 10 चम्मच खून हर माह में जाता है। यदि आप अच्छा भोजन कर रही हैं लड़कियां, उनको सब पत्तेदार सब्जियां और आयरन युक्त खाना खा रही हैं, तो ये भरपाई 21 दिन के अंदर उनकी हो जाती है। खून बनने की जो प्रक्रिया होती है वो 21 दिन में पूरी हो जाती है शरीर के अंदर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो ये अगर खान पान अच्छा लड़कियों का रखा जाए तो खून की कमी भी नहीं होगी। और एक और कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि जितनी भी किशोरियां हैं उनको सबको हफ्ते में 1 गोली आयरन की खानी चाहिए, जिसमें कि 100 मिलीग्राम आयरन होता है। इतना गोली खानी चाहिए तो उनको कभी भी खून की कमी, हफ्ते में सिर्फ गोली, इसका मतलब महीने में सिर्फ 4 गोली, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और समस्याएं जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक तो जैसे बताया नीलिमा ने कि ये जो बने होते हैं पैड, आप देखें तो आजकल ज्यादा बाजार से बने हुए पैड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो बाजार के बने हुए पैड होते हैं उनका जो इस्तेमाल होता है, तो उसमें जो ये पैड हैं उसमें 2 चीजें इस्तेमाल होती है। या तो वुड पल्प का मतलब है कि पेड़ काटे जाएंगे उनकी पल्प बना के इस्तेमाल होगी, और दूसरा पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम पदार्थ या पेड़ आप देखें अगर, तो पेड़ काटना तो हम लोग सब समझते हैं कि वातावरण की दृष्टि से भी खतरनाक है, और वातावरण और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका, और जो अचानक से बाढ़ आ रही है, जितनी त्रासदियां हो रही हैं, वो सब इसलिए क्योंकि जंगल बहुत सारे कट रहे हैं। तो पेड़ काटना तो मना है, बहुत सारे देशों में बहुत सख्त कानून है, हमारे देश में भी कानून है, लेकिन हमारे देश में कोई भी कानून बहुत सख्ती से काम नहीं करता, तो वो यहाँ भी बहुत सख्ती से काम नहीं कर रहा। एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, आई डोंट नो इफ माय वॉइस इज क्रैकिंग, शरद मुझे बता देंगे प्लीज। आई मैम क्लियर है आपकी स्विच्ड वॉइस। ऑन माय वीडियो, वॉइस है, सो आई जस्ट वांटेड टू clear switch on my video, so that's how I just switched on. If my voice is clear then it's fine. तो आप देखें तो पेड़ काटना मना है, पेट्रोलियम पदार्थ भी संसार में असीमित नहीं है, संसाधन सीमित संसाधन है। तो ये संसाधन अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर हम आगे क्या करेंगे? तो इसलिए ये बात हो रही है कि हम सैनिटरी नैपकिन में जो हम प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब पूरे संसार का वातावरण में तापमान जो है बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी हम फिक्रमंद हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो यानी हमारे पास तीसरा कारण आप देखें तो इसमें सबसे नीचे उन्होंने बताया कि लीकेज ना हो, इसके लिए हम एक प्लास्टिक की परत लगी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। जब ये सैनिटरी नैपकिन इसको जलाया जाता है, ये जमीन में गाड़ा जाता है, या फिर इसको खुला छोड़ दिया जाता है, पानी के तालाबों में फेंक दिया जाता है, वाटर बॉडीज में, गांव देहातों में आप देखें तो अभी भी लड़कियां ज्यादा तो गांव देहातों में ही है। तो किसी भी तरीके से ये जब वातावरण में आता है, तो चाहे पानी में, चाहे हवा में, और चाहे जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए, तो ये उनको दूषित करता है। प्लास्टिक आप जानते हैं दूषित करता है। ये जो सैनिटरी नैपकिन है प्लास्टिक इसमें होता है, तो इसकी वजह से ये 800 वर्ष तक भी, एक सैनिटरी नैपकिन जो हम जमीन में गाड़ देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो वो समाप्त नहीं होता। तो आप सोचें कि 800 वर्षों तक अगर सभी महिलाएं इसका उपयोग करने लग जाए तो कितना सारा कूड़ा हमारे जमीन में दब जाएगा। या हमारे आप देखेंगे कूड़े के बड़े बड़े
पहाड़ जैसे बन गए हैं शहरों के बाहर, सभी शहरों के बाहर। और वो जबकि आज हिंदुस्तान की 50% औरतें भी सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं कर रही। आप देखेंगे कि गांव देहातों में ज्यादातर औरतें जो हैं वो पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं और धीरे धीरे सैनिटरी नैपकिन का चलन बढ़ रहा है। और जब हम इनको जलाते हैं तो इससे खतरनाक रासायनिक निकलते हैं, और अगर ये ऐसे वातावरण में पड़े रहते हैं और जमीन के अंदर गाड़ दिए जाते हैं तो मीथेन गैस निकलती है, जिससे अगेन ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किसी भी तरीके से वातावरण के लिए सही नहीं है। इसलिए अब हमें विचार करना चाहिए कि कौन से दूसरे पदार्थ ऐसे हो सकते हैं, मटेरियल ऐसे हो सकते हैं जिनका उपयोग माहवारी को मैनेज करने के लिए किया जाना चाहिए। और उसमें 2 विकल्प बहुत बड़े रूप से हमारे सामने आए हैं। एक तो है कि कपड़े के बने हुए पैड, जैसे ये सैनिटरी नैपकिन अभी बाजार के कमर्शियली हमारे पास उपलब्ध है, ऐसे ही कपड़े के बने हुए पैड बाजार में अभी उपलब्ध भी है। और जैसे नीलिमा ने कहा कि लड़कियां फलालेन के कपड़े में अंदर रुई डाल के घर में भी ऐसे पैड बना सकती हैं, उनका उपयोग कर सकती हैं। इनको बार बार धोया जा सकता है और इनको कम से कम 6-7 बार तक धुल के वो उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसके पहले कि उनको फेंका जाए। तो इसको उपयोग करने के लिए आप देखेंगे कि अक्सर महिलाएं जो हैं अपने ऐसे कपड़ों को भी बहुत छुपा के सुखाती हैं। और अगर ग्रामीण स्तरों पे महिलाएं अगर कपड़ों का उपयोग कर रही है माहवारी अपना प्रबंधन करने के लिए, तो वो भी ऐसे कपड़ों को छुपा पे डालती हैं। छुपा कर डालने का मतलब है या तो कपड़ों के नीचे या किसी झाड़ी के नीचे या पौधों के पीछे या कहीं झुरमुट में सुखा के। इसका मतलब वहां पे खुली धूप नहीं लगती है। ये बैक्टीरिया रहित हो जाए इसके लिए जरूरी है कि खुली धूप में साबुन से धो के इनको सुखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस शर्मिंदगी और जो झिझक है और ये जो बातचीत है कि लोग देख लेंगे, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात करने की समुदाय में आवश्यकता पड़ेगी कि लड़कियों की ये आवश्यकता की चीज है और इसका उपयोग सभी महिलाएं लड़कियां करती हैं, तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ताकि वो अपने कपड़ों को खुले धूप में सुखा सकें। एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरे पदार्थ क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं कि कोई कॉटन के बनाए हुए कपड़ों का इस्तेमाल करने में मैंने देखा है बहुत लड़कियां जो देहातों में स्कूलों में पढ़ती हैं, जब उनसे आप बात करेंगे तो वो शर्मिंदगी का एहसास करती हैं कि हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है हमें शायद इस शर्मिंदगी के एहसास से निकलने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ये स्थापित करने की जरूरत है कि वातावरण की दृष्टि से और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल सैनिटरी बाजार में जो सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है उससे बेहतर है। पुराने जमाने में आखिर हम उसका इस्तेमाल करते ही थे। और दूसरा एक और विकल्प है जो आजकल के समय में उपलब्ध है, वो है मेंस्ट्रुअल कप। ये जिस तरह से आप देखते होंगे कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो बोतलें होती हैं उनमें सिलिकॉन का कप लगा होता है। ये आप देखिए पिक्चर में ये कप एक दिखाया जा रहा है, ये इस शेप का होता है और इसको बच्चेदानी के अंदर लगा लिया जाता है जिस समय योनि के अंदर डाल लिया जाता है जिस समय माहवारी होती है। तो माहवारी के समय ये सिलिकॉन का बना होता है और मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन होती है, यानी जो बच्चे के दूध की बोतलों में आप सफेद से देखते होंगे आजकल निप्पल आने लग गए हैं जो बहुत छूने में मुलायम है और सफेद जैसे हैं, सिलिकॉन के बने हैं और मुलायम है, हार्ड नहीं है। तो इनका उपयोग जो है वो किया जा सकता है और आप देख रहे हैं कप के आकार का है, यानी जब ये योनि के अंदर डाल लिया जाता है तो माहवारी का खून इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और ये कप का इस्तेमाल हम 6 घंटे से लेकर 10 घंटे तक हम इस कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ किसी तरह के बाहर आपको कोई कपड़ा या पैड करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने दिनचर्या के काम कर सकते हैं और इसको फिर अंदर से निकाल के इसको सिंपली इसमें जो ब्लड इकट्ठा है उसको हम कहीं भी फेंक के इसको फिर गुनगुने पानी के साथ धो के साफ करके साबुन और पानी से हम इसको रख सकते हैं एक सूखे स्थान पे जहाँ के हम इसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं। इस कप की कीमत करीब अलग अलग विभिन्न कंपनियों के द्वारा है। अभी हिंदुस्तान में बहुत चलन, हिंदुस्तान क्या दुनिया में ही बहुत चलन इसका नहीं है। और एक कप को आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक कप का इस्तेमाल हम करीब 10 सालों तक कर सकते हैं। यानी एक बार आपने 600-800 रुपए का खरीद लिया, 2 कप अगर आपने खरीद लिए तो 1600 रुपए का हुआ
और ये आपके अगले 8 से 10 वर्ष तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी साफ सफाई का ध्यान रखें और उसको आप सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। बहुत सारे विदेशों में महिलाओं ने और लड़कियों ने इस कप का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हिंदुस्तान में भी कुछ हुए हैं, लेकिन अभी कोई बहुत बड़े स्तर पर इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको योनि के अंदर डालना होता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि लड़कियां अगर योनि के अंदर डालेंगी इसको या महिलाएं डालेंगी तो क्या उनकी वर्जिनिटी या हम कहते हैं उनकी यौनिकता पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, और क्या इसका उपयोग सही होगा, इसके बारे में जानकारी भी अभी बहुत नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत छोटे छोटे प्रयोग इस तरह के हुए हैं जिनके माध्यम से लोगों को जानकारी अभी जा रही है। इसका एक ये हो सकता है, वात्सल्य के द्वारा इसका एक अध्ययन किया जा रहा है जो मेरे ख्याल से जिसमें कि बहुत स्वीकार्यता आ रही है कि इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये कुछ विकल्प हैं जिनको हम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बस जो कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस जानकारी को, एक तो शर्मिंदगी इसके चारों तरफ जो है उसको हमें कहीं ना कहीं दूर हटाना चाहिए, और दूसरा इस बारे में बातचीत करना कि एक तो लड़कियां और महिलाएं इसके उपयोग को सुरक्षित तरीके से साफ साबुन से हाथ करके इनका प्रयोग करें, जो भी मटेरियल वो यूज कर रही हैं, और इसको बदलने के बाद अपने साफ हाथ को धोएं, इसका निस्तारण ठीक से करें ताकि खुले में ये ना पड़ा रहे, क्योंकि खुले में पड़ा रहेगा तो जैसे मैंने कहा इसमें ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की, कीटाणुओं की, और ये फिर संक्रमण दूसरे लोगों को फैल सकता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें। और तीसरा ये कि व्यवस्थाएं ऐसी बने, चाहे घर के स्तर पे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, शहरों में हो, जहां लड़कियों को पूरा पानी और ऐसी जगह मिले जहां वो अपने आप को ठीक से निपटान वो कर सकें। तो बहुत और इसके बारे में जागरूकता और जानकारी, ताकि खुल के इसके बारे में बातचीत हो सके और लड़कियों को किसी तरह की शर्मिंदगी का एहसास ना हो। तो इसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। युवा इस कार्यक्रम में जो भी है उनसे मेरा कहना है कि इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि नीलिमा ने कार्यक्रम अपनी बातचीत शुरू करी थी तो उन्होंने कहा था कि माहवारी नहीं है शर्म की बात, ये तो है ईश्वर की सौगात। तो इसके साथ ही में अगर कोई प्रश्न होंगे तो लोग अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुद्रा जी, आप अगर प्रश्न को लेती जाएं और उनको पूछती जाएं तो अच्छा होगा। जी प्लीज पूछें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अच्छा सेशन हुआ। लड़कियों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ चैट बॉक्स में, मैं एक एक करके उन बहनों के क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ। और इसके अलावा निवेदन है कि कोई बहन यदि कुछ और भी पूछना चाहे कोई क्वेश्चन तो अपना हाथ रेस करके पूछ सकती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक ये है जी, कि इन्होंने पूछा हुआ है एक बहन ने, इन केस इनका यदि पीरियड इरेगुलर हो जाए तो क्या करें, तो क्या करना चाहिए? जी, पीरियड इरेगुलर हो जाए तो देखिए कोई जो छिपा हुआ इसका कारण है उसमें कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई हार्मोन की गड़बड़ी हो सकती है। तो इसके लिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, या आप अपने CSC PSC ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रह रही वहां जा सकती हैं, शहरों में रह रही हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से ही, अनियमित पीरियड के बहुत सारे कारण होते हैं, हार्मोनल हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, आपका बुरा स्वास्थ्य हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, एनीमिया में भी कई बार अनियमित हो जाता है। तो इसके लिए तो आपको निवारण के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो अनियमित पीरियड कहते हैं कि अगर 21 से 45 दिन के पीरियड में अगर के बीच में अगर किसी को मासिक चक्र होता है तो वो सामान्य माना जाता है। और लेकिन इसके इतर 21 दिन से कम समय पे माहवारी आ जाती है, या 45 दिन से ज्यादा हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, माहवारी नहीं आती है। आज के समय में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक समस्या है जिसको से काफी ग्रसित हैं लड़कियां, मगर इस सब के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसको डॉक्टर समझ के ही बताएंगे कि इसका कारण क्या है और इसका इलाज भी क्या होना चाहिए। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न एक बहन जी ने पूछा है, मैम मुझे पीरियड 5 दिन होता है बट उस दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होती है और इससे काफी ज्यादा वीकनेस भी रहती है, तो क्या ये नॉर्मल है या चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, पीरियड का जैसे बताया गया कि सभी को एक जैसा नहीं होता। पीरियड कुछ लड़कियों को 2 दिन तक रहता है, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन भी रहता है। सामान्यतः पीरियड 2 से 7 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। तो ये जो अलग अलग लड़कियों को अलग अलग ब्लीडिंग होती है, लेकिन हाँ
किसी को भी अगर इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि एक दिन में 4 पैड से ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा है, और उसके भी अलग कारण हो सकते हैं। इसके लिए कुछ तरह की दवाइयाँ हैं, डॉक्टर समझते हैं किस वजह से ऐसा हो रहा है, और उसके लिए भी आपको, अगर आप एक दिन में 4 से 5 से ज़्यादा पैड का इस्तेमाल कर रही हैं और या कपड़ा यूज़ कर रही हैं तो उससे ज़्यादा बार आपको बदलना पड़ता है। एक और सामान्य सी बात कि अगर आपको इतनी ब्लीडिंग होती है और कोई और खराबी नहीं है तो आपको जाहिर सी बात है आपको खून की कमी हो सकती है। तो ऐसी महिलाओं को, लड़कियों को आयरन ज़रूर लेना चाहिए। आयरन की सप्ताह में 1 गोली सभी किशोरियों को लेना चाहिए, और उसके अतिरिक्त आयरन युक्त भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ है, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना है, केला है, सेब है जिसमें चुकंदर है, इन सभी चीज़ों का, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनका प्रयोग करना अति आवश्यक होगा। और एक शायद लास्ट प्रश्न होगा ये कि एक बहन ने पूछा है कि यदि सिर्फ 2 दिन आता है पीरियड तो क्या ये नॉर्मल है? जी, कोई भी पीरियड किसी को अगर 48 घंटे रहता है और वो 2 से 3 बार कपड़े अगर बदलती हैं तो ये सामान्य है, इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। मैम वैसे क्वेश्चंस और भी हैं चैट बॉक्स में, अगर आप अलाउ करें टाइम की बात करना हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू देयर आर। हमारी एक बहन का क्वेश्चन है कि 40 to 50 इयर्स के पहले यदि हम पे पीरियड्स खत्म करना चाहें तो क्या मेडिसिन की हेल्प से, तो क्या किसी कोई मेडिसिन जिससे 50 साल के पहले हम पीरियड खत्म कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बीमारी नहीं है और डॉक्टर की सलाह नहीं है पीरियड जल्दी खत्म करने के लिए तो ऐसा करना चाहिए। प्रकृति से छेड़छाड़ जितनी कम करें अच्छा होगा, और वैसे भी ऐसा करने के लिए जो हमें दवाइयाँ हैं वो हार्मोन्स होते हैं, उनका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो मैं सलाह नहीं दूंगी कि प्राकृतिक रूप से अगर पीरियड आपको आ रहा है, हाँ 50 वर्ष तक अगर आपका पीरियड खत्म नहीं होता है तो आपको जरूर डॉक्टर के पास मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कोई बीमारी भी हो सकती है जिसकी वजह से पीरियड नहीं हो रहा, बच्चेदानी में कोई खराबी या ट्यूमर या कुछ हो सकता है, तो जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अपनी तरफ से कि पीरियड जल्दी हमको खत्म हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न है, जब बेबी होने के बाद कोई इतना ज्यादा ब्लीडिंग आती है तो क्या 9 मंथ्स तक बंद रहता है, फिर अचानक से इतना ज्यादा, ऐसा नहीं क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, 9 मंथ्स तक जो ब्लीडिंग आती है वो ऐसा नहीं कि वो बच्चेदानी के अंदर इकट्ठी थी और अचानक निकल रही है। अभी बच्चा जब भी पैदा होता है उसके साथ बच्चेदानी की जो लेयर होती है मोटी हो जाती है, गुदगुदी हो जाती है, बच्चे को खून देती है, तो वही लेयर धीरे धीरे शेड ऑफ करती है और इसीलिए बच्चा पैदा होने के बाद ब्लीडिंग ज्यादा होती है। मगर ये ब्लीडिंग कभी भी 40 दिन से ज्यादा चले तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या अचार या खट्टी चीजें खाई जा सकती हैं पीरियड के दौरान? नीलिमा ने कहा भी था बिल्कुल खाई जा सकती है, ये सिर्फ भ्रांति है। देखिए अचार और ये खाने के लिए क्यों मना किया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि अचार अगर छू लेंगी लड़कियां, क्योंकि देखिए अक्सर हाथ आपने साबुन पानी से नहीं धुले, आपके हाथ अगर साफ नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपको अचार खराब हो जाए। क्योंकि मैंने कहा ब्लड से सना हुआ कपड़ा आप फेंक के आई, आपने हाथ नहीं धोया, अचार छू लिया तो अचार खराब हो सकता है। तो इसीलिए इन चीजों को, खाद्य पदार्थों को छूने की मनाही की जाती है। लेकिन यदि आप शहरों में देखिए, औरतें अपने घर में अकेली होती हैं, वो खाना भी बनाती हैं, अचार भी छूती हैं, तो किसी तरह की समस्या नहीं होती। और ना ही ऐसी चीजें, सफेद पदार्थ भी तरह का मासिक धर्म में खाने की मेडिकली कोई कारण नहीं है कि इनको खाने पे प्रतिबंध करना चाहिए। कोई प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, आप जो चाहें वो खा सकते हैं। एक हमारी बहन ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या डिलीवरी के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग चलती है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड है या हम कब इसको समझ पाते हैं कि ये नॉर्मल पीरियड? जी मैंने अभी बताया, 1.25 महीना जो हम लोग कहते थे ना, सोवर 1.25 महीना मतलब करीब 40-45 दिन, उतने दिन तक ही ब्लीडिंग होनी चाहिए। अगर उसके आगे ब्लीडिंग चल रही है तो डॉक्टर को दिखाएं, क्या समस्या है ये डॉक्टर समझ के उसके हिसाब से इलाज करें। मैम ऑडियो आपका नहीं वर्क कर रहा है, बीच में कट रही है आवाज, वीडियो ऑफ कर लीजिए, मे बी बेटर हो जाए। प्रश्न बताएं अगला क्या है। कोई अगला प्रश्न पूछ रही हैं? वो पूछ रही है कि क्या एक बार 50 वर्ष में पीरियड खत्म हो जाने के बाद कुछ माह बाद फिर किसी समय रिपोर्ट हो जाए तो ये नॉर्मल है या नहीं, एकदम नॉर्मल नहीं है, ये खतरे का निशान है। बच्चेदानी में कोई सीरियस समस्या हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, कोई कैंसर का भी लक्षण ये हो सकता है।
या हार्मोन की गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास, ये बहुत गंभीर लक्षण है। माहवारी खत्म हो जाने के बाद अगर 6 महीने बीत चुके हैं उसके बाद अगर ब्लड दिखाई दे रहा है तो ये गंभीर लक्षण है, तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। हमारी एक सिस्टर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पीरियड्स आई सफर फ्रॉम एब्डोमिनल पेन, इज इट नॉर्मल और देखिए जी, थोड़ा मोड़ा अगर पेन होता है तो वो सामान्य है। तो ऐसे में आप गर्म पानी की थाली से सेक कर सकते हैं। सादा अगर भोजन खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग जरूर करते हैं, हल्की फुल्की कसरत करते हैं, तो ये पेन को काबू में पाया जा सकता है। आवश्यकता करने पर कोई दर्द निवारक दवा भी डॉक्टर से पूछ के खाई जा सकती है। लेकिन यदि लगातार पेन बढ़ रहा है और काफी पेन है तो ऐसे में कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना आवश्यक होगा। अगला प्रश्न है, कभी कभी बच्चा होने के बाद कुछ महिलाएं 2-3 साल तक पीरियड नहीं होता है, इसका क्या कारण होता है? उसका कारण है, अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेंगी तो बच्चे को दूध पिलाने से जो एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो बच्चेदानी की लाइनिंग को बढ़ोतरी नहीं करता और उसके प्रभाव की वजह से माहवारी नहीं आती है। इसको लैक्टेशनल अमेनोरिया कहते हैं, यानी दूध पिला रही हैं, बच्चे को लैक्टेट करा रही हैं, इस वजह से महीना नहीं आता है। और ये बच्चों के बीच में स्पेसिंग रखने का बहुत अच्छा तरीका है। इससे बच्चे को भी दूध पिलाने से, जितने लंबे समय तक दूध पिलाएंगी, बच्चे के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये प्रक्रिया, और आपको जल्दी गर्भ भी नहीं ठहरेगा, उसके लिए भी ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। मेरी यहाँ पर सभी अटेंडीज से और मेरी बहनों से निवेदन है, यदि आपके मन में कोई और प्रश्न हो और भी आप कुछ पूछना चाहती हो, कोई जानकारी अगर कोई कुछ खुद से पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, तो मैं उसका माइक ओपन कर दूंगा ताकि वो बोल सके। देवेंद्र कुमार धामा और अमिता जैन, दो लोगों ने अपना हैंड रेस कर रखा है, क्या मैं उनको ओपन कर दूं? हाँ प्लीज। देवेंद्र कुमार धामा जी को मैंने ओपन कर दिया। जी हाँ धामा जी पूछें। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार धामा जी, बताएं। अच्छी जानकारी मिली, वो आपसे बस नमस्ते करने की वो थी, वो तो जानकारी तो मिली गई। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद धामा जी। अमिता जी को ऑन करिए। जी जी। अमिता जी, अमिता जी आप अपना माइक ओपन कर सकती हैं। आपके एकदम नीचे पे किनारे पे माइक होगा, स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे सबसे नीचे पे आपके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। जी हेलो। जी जी अमिता जी बोलिए। हाँ, वैसे मुझे आंसर मिल गया है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। वो 50 साल के बाद एक टाइम से जब पीरियड बंद हुआ, उसके बाद एक बार हम लोग पहाड़ पर कहीं गए थे ट्रिप पर, तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई के बाद, जैसे वैष्णो देवी टाइप, तो वहाँ से आने के बाद एक बार पीरियड हो गया था। फिर उसके बाद वो ठीक हो गया, जैसे जितने दिन हमेशा होता था उतने ही दिन, 3-4 दिन होकर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये कोई, और उसके बाद अब 1 साल हो गया है, तो क्या कोई उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपके आगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। मेरे ख्याल से अब आप ठीक भी हैं, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी समस्या है नहीं, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम। प्रीति वर्मा। हाँ, मैं मुद्रा जी से पूछना चाहती हूँ, अगर कोई और सवाल नहीं है तो, और कोई मन में प्रश्न नहीं है आपको भी, यदि कोई और बात आपको कहना चाहती हूँ मुद्रा जी, तो आप प्लीज रखें, और अगर कोई प्रश्न नहीं है ये है तो हम लोग इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। प्लीज बताएं। प्रीति जी आप बोलिए, आपको बोलना था। कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? जी मैम नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। जी मैम कह रहे थे मैम, उनका कनेक्शन शायद ठीक नहीं है। कनेक्शन आपका ठीक नहीं है प्रीति जी, आप लिख के ही बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आई एम सॉरी। प्रीति जी आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मैं आपके बिहाफ पे पूछ लेती हूँ। तब तक और भी बहनों से निवेदन है, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, निसंकोच रूप से आप मैम से प्रश्न पूछना चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं और आप अपना हाथ रेस करके पूछ भी सकते हैं।
प्रीति अपना क्वेश्चन टाइप करी। मुद्रा मैम, आप सब लोग अपने कोई वीडियो ऑन कर लेंगे? यस मैम, थैंक यू। आई गेस मुझे अब लग रहा है यहाँ पे कोई और प्रश्न दिख नहीं रहा है। अब और कोई प्रश्न प्रीति है नहीं। पूछना चाह रही है शायद। जी जी, हेलो लिखा है उन्होंने। आई गेस हमारी सिस्टर को इरेगुलर हाँ पीरियड्स। जी, आई थिंक ये सवाल पहले हम लोग ले प्रीति चुके ने हैं। पूछना चाह रही रेगुलर है। पीरियड में आपको हाँ जी, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। जी, तो मुझे लगता है कि अब ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन्होंने मैम ने जो पूछा है इसका भी आंसर हो गया है और कोई प्रश्न अभी दिख नहीं रहा है। और जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग इस सेशन से रिलेटेड सभी लोगों ने पूछ लिए हैं। तो अगर मैम की परमिशन हो तो हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करने की ओर बढ़े। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन बहनों ने, जिन भी लोगों ने इसको, अटेंडीज को, जिन्होंने इसको शामिल किया। मेरे ख्याल से हम लोग इस पूरी बातों को आज इतने लोगों के बीच रखा गया। मैं ये समझती हूँ कि सबका कर्तव्य है कि इन बातों को, इसमें से जो भी बातें आपको मुख्य लगी हों, आप उन्हें आगे तक ले जाना चाहें तो आप ज़रूर अपने समूह में चर्चा कीजिए, अपने परिवार में चर्चा कीजिए, अपने साथियों से चर्चा कीजिए। जो हम शर्म और झिझक को हटाने की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पे खुल के बात करने की बातें कर रहे हैं, वो बातें आगे तक जाएं। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मुद्रा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कोशिश करी कि कुछ लोगों तक ये बातें पहुंचे। हम आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ये अवसर वात्सल्य को प्रदान करा। धन्यवाद। लास्ट में मैं एक लाइन कहना चाह रही थी। डॉक्टर नीलिमा गुप्ता मैम को, डॉक्टर नीलम सिंह मैम को, वात्सल्य एनजीओ की को पूरे ऑन बिहाफ एंड शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छा सा सफल तरीके से एक वेबिनार आयोजित करने के लिए हमारे हर स्तर से जुड़ी हुई यहाँ पर ग्रामीण और काफी जिलों से और जो भी लखनऊ और भी बाहर की यहाँ वहाँ की कई जगह की महिलाएं इस पे जुड़ी और लड़कियां और बहनें जो भी एडोलसेंट एज की हैं, तो उनके लिए ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें काफी सारी जानकारी मिली होगी। और हम ये कहना चाहेंगे कि ये लड़कियों के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है। इसमें कोई शर्म या संकोच करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बारे में ये आपकी फेमिनिन हाइजीन से रिलेटेड है और इससे जो भी जुड़े हुए भ्रांतियां हैं हमारे दिमाग में और विचार हैं, उन चीजों को क्लियर करके और अपनी हाइजीन और अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है मैम का मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग यू प्रीशियस टाइम फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में कहेंगे महावारी की जानकारी बदले दुनिया सारी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। सभी का धन्यवाद इसमें जुड़ने के लिए। मैं एक और चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो फेसबुक पे अवेलेबल है, लाइव था। अगर आप में से कोई भी किसी और को ये जानकारी शेयर करना चाहता है, ये ट्रेनिंग शेयर करना चाहता है, तो वो हमारे फेसबुक पेज पे लॉगिन कर सकता है। फेसबुक वात्सल्य एनजीओ नाम से ही फेसबुक